मान लो मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप दोनों के क्या क्या व्यूज हैं वो मुझे बताइएगा। 10 लाख रुपए मेरे पास हैं और मैंने एक साल के अंदर उसके अंदर से 20% कमाई की, यानी कि मैंने 2 लाख रुपए कमाए। अब 2 लाख पे अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूं, डायरेक्ट टैक्स 30% की, मेरी टीडीएस की और जीएसटी की, स्टेप बाय स्टेप राहुल भाई पहले आप बताओ क्या कैसे होगी कैलकुलेशन। अगर सब कुछ लगा देते हैं वो, तो मेरे हाथ में क्या बचेगा इन शॉर्ट। यानी कि आपके हिसाब से आज की डेट के अंदर मतलब यूजर जो है क्रिप्टो करेंसी में इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा या म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। यस यस यस। अगर 1% हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस लगेगा, तो मान लो किसी ने बाय सेल कर दिया, 1 लाख रुपए किसी ने 10 लाख रुपए लगाया, किसी ने बाय सेल कर दिया और 25 बार, तो उसका 75,000 तो वैसे ही रह गया। हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान ओपन फॉर प्रॉफिट से, जिया भाई, और हम सबको पता है राहुल भाई हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो है क्रिप्टो करेंसी टैक्स को लेके 1-2 वीडियो ला चुके हैं हमारे साथ में। तो राहुल गुप्ता जी का भी स्वागत हम करते हैं, सीए राहुल गुप्ता जी। और जीएसटी को लेके जो अभी पीछे से ये एक और बम सा फूटा है हमारे हिसाब से, तो कि 18% जीएसटी भी लग सकता है, तो जीएसटी पे खास पकड़ है इनकी। तो मुझे लगा कि ये इनसे बेटर शायद कोई हमें क्रिप्टो करेंसी में जीएसटी के बारे में ना बता पाए जो हमारे नोन के अंदर है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे और स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू पंकज जी। तो सबसे पहले तो आज की, जैसे कि आपको आइडिया लग ही गया होगा, 30% डायरेक्ट टैक्स, 1% टीडीएस, और अब ये जो नया गुब्बारा आया 18% जीएसटी, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है जो इंडियन यूजर है, क्रिप्टो यूजर है, और वो डर भी गया है। और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो है कंसर्न काफी रेज हो रहे हैं। तो हमें लगा कि ये सारी चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहिए। खासकर 30% तो सबको पता चल गया है क्या चल रहा है, उसके लिए टैक्स स्लैब की बात होगी नहीं होगी वो तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो बात हो रही है क्या छोटा हो या बड़ा इन्वेस्टर हो उसको भैया 30% टैक्स देना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो टीडीएस है एक बड़ा कंसर्न है। टीडीएस के बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन जो कल की लेटेस्ट न्यूज है, जो चेयरमैन है विवेक जोरी जी, जिन्होंने सीएनबीसी या बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ में बात की थी और उसमें निकल के आया, वो भी इसको कंसीडरेशन के अंदर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो है राहुल जी, आप मुझे बताइए ये एक्चुअल में पूरा मैटर क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है नॉर्मली। अगर मैं शेयर्स की बात करूं, म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, अगर मैं इंश्योरेंस में भी बात करता हूं, तो इंश्योरेंस में भी 2 सेगमेंट होते हैं, एक रिस्क कवर और एक इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने कभी भी रिस्क इन्वेस्टमेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लिया है, उसमें भी रिस्क कवर पे टैक्स होता है। तो इट वुड बी अ लैंडमार्क फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर जीएसटी लगाती है तो आइडियली इट शुड नॉट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। लेकिन अगर इसको जीएसटी में लगाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी लोगों के लिए आने वाली है। आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, अगर आपने वो सेशन उनका ध्यान से सुना हो तो उन्होंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया था जिसके ऊपर हमें अभी भी लड़ाई है। सपोज आपने किसी फॉरेन कंट्री से बिटकॉइन खरीदा है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है जीएसटी के अंदर जब भी आप किसी नॉन रेजिडेंट से कोई भी सामान खरीदते हो। अगर आप गुड्स या सर्विस कोई भी नॉन रेजिडेंट से खरीदते हो तो पहले आपको 18% जीएसटी जमा कराना है, फिर आपको उसका इनपुट लेना है। अब ये उसने क्लियर कर दिया कि ये तो करना ही था और आप सब लोग कर ही रहे हो। आप ध्यान से सुनो उसकी वीडियो विवेक जोरी जी की, उन्होंने कहा ये तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता मेरे कोई कॉन्टेक्ट में अभी तक कोई रिवर्स चार्ज में जीएसटी दे रहा था अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से बिटकॉइन खरीद रहे हो तो। नहीं, ये मैं भी आप एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ पंकज जी कि जैसे कि इन्होंने कहा है कि जीएसटी जो है अगर फॉरेन से करते हैं तो लगेगा, डिपॉजिट करना है। बट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर पढ़ रहा था, तो वहाँ पे ये मेंशन किया था कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल टू एंटिटी दैट प्रोवाइड माइनिंग प्लेटफॉर्म, जो माइनिंग सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा है। तो और कुछ जो कमीशंस हैं डेट आर अर्न बाय द एक्सचेंज, उसके ऊपर जीएसटी शायद लग सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि ये जो टॉप ब्रैकेट है, जीएसटी में भी कुछ ब्रैकेट्स होते हैं कि 18% मैक्सिमम है या उससे कम भी हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि विवेक जी ने कि एक टॉप ब्रैकेट है 18%, उस पर रखा जाएगा इसको। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 0, 5, 12, 18, 28 अपने पास ये 5-6 रेट्स हैं।
इसमें से 5% उन्होंने नेसेसिटीज पे रखा, 0% तो बेयर नेसेसिटीज आटा दाल चावल पे रखा है, 5% थोड़ा सा ऊपर हायर साइड पे जो नेसेसिटीज है 12%, 18%। हमारा मेजरली सर्विस सेक्टर 18% पे है, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि 18% के मैक्सिमम स्लैब पे हम रख रहे हैं। स्लैब रेट 28% भी है जीएसटी का, लेकिन जीएसटी का 28% लग्जरी पे है, लाइक कार्स एंड दैट टू हैवी कार, 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, बड़ी गाड़ी 20 लाख की गाड़ी, जिन गाड़ियों को एक लग्जरी में गवर्नमेंट काउंट करती है उस पे 28%। राइट। नहीं, यहाँ पे मैं 2-3 चीजें जो समझना चाहता हूँ। पहले तो यहाँ पे 2-3 चीजें शायद डिफरेंट पार्ट में जीएसटी में समझनी चाहिए। पहली चीज तो, क्या जीएसटी हमारी ट्रांजैक्शन पे लगने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि बताया, ओवरसीज में जो एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे बाइनेंस जैसे बड़ा एक्सचेंज है, वो ओवरसीज के अंदर ही आता है, वहां पे लोग ट्रेड करते हैं उस पे। और तीसरी जो चीज है, जो बार्टर कर रहे हैं, पेमेंट एज अ मोड ऑफ पेमेंट हम दे रहे हैं और उसके बदले हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं। अरे भैया, कौन सी ऐसी चीज हो गई जिसको आप चीज ले रहे हो और उस पर जीएसटी लग रहा है? अगर रुपए में कुछ पेमेंट में कुछ खरीदते हो, जीएसटी लगता है क्या उसके ऊपर? ट्रांजैक्शन पे नहीं लगता ना मेरे ख्याल से। तो सामान खरीदने में, अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट नहीं, सामान खरीदने में तो देखो सर जीएसटी लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई जीएसटी ये पहली बार होगा अगर लगेगा तो। तो यहाँ पे जो मैं समझ, जिया भाई आप बोलो कुछ। मैं वही कह रहा था कि मतलब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ जहाँ पे जीएसटी और डिजिटल करेंसी है, तो वहां पे एक क्लियर कट उन्होंने ये मेंशन किया है कि यू डू नॉट हैव एनी जीएसटी कॉन्सिक्वेंसेस इन रिलेशन टू बाइंग और सेलिंग डिजिटल करेंसी और यूजिंग इट एज ए पेमेंट इफ यू आर नॉट कैरिंग ऑन ए बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, सपोज करो मेरी कोई दुकान है और मैं क्रिप्टो करेंसी से कुछ माल बेच रहा हूँ, आटा चावल बेच रहा हूँ या कुछ भी गुड्स बेच रहा हूँ, तब उस सिनेरियोज में मेरे ख्याल से जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात का तो उन्होंने क्लियर कट ये एक तरह से समझा है कि बिजनेस कर रहे हैं तब आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अदर देन दैट बाइंग सेलिंग इस पे कुछ नहीं होना चाहिए। अब मैं दोबारा से जीएसटी पे आ रहा हूं, क्योंकि जब मेरा ही फंडा क्लियर नहीं होगा तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा या हम क्या बता पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जीएसटी को लेके अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जब हमें ही नहीं समझ में आएगा तो हम आगे क्या बात करेंगे। मैं दोबारा से इसी बात पे आ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीएसटी इंडिया के अंदर बाइंग सेलिंग पे 18% लगेगी, ये बोला गया है या नहीं? मैं क्लियर इन शॉर्ट बता दो, ये कि हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं उस पर हमें 18% देना पड़ेगा क्या? देखिए, अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, अभी उन्होंने बात गोलमोल कर दी है। वो कह रहे हैं हम फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर 18% जीएसटी लगा सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि मैंने किसी से खरीदा और मुझे 18% का जीएसटी देना पड़े? अगर ऐसा हो गया तो आप सबको पहले जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से हर एक को जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा, इसका मतलब ये है एक्सचेंज के जीएसटी से वो काम नहीं होगा, आपको भी जीएसटी लेना पड़ेगा। तो यानी कि ये अभी तो फिजिबल नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से अगर समझें, तो एक्सचेंज जो ट्रेड करते हैं और उस पे जो कमीशन बनती है एक्सचेंजेस की, उस पे वो जीएसटी दे ही रहे हैं मेरे ख्याल से ऑलरेडी। तो वो चलता रहेगा पहले। और माइनिंग में कुछ करता हूं, मान लो मैंने लैपटॉप से अपनी कोई मशीन लगाई, उससे मैंने क्रिप्टो करेंसी जनरेट की, उस पे अगर मैं सेल करता हूं उस पे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, यही मतलब है? हाँ, उस पे माइनिंग का तो यार मुझे भी समझ में माइनिंग को लग रहा है। जिया भाई आपका क्या व्यू है यार? ये क्या मतलब इतना, ये देखिए कल आपको ये इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोला जा रहा है ये जीएसटी को लेके? क्योंकि जीएसटी का शायद आम आदमी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, या तो एक्सचेंजेस से कनेक्शन होना चाहिए या जो माइनिंग करता है। यहाँ पे अल्टीमेट लोग क्या है, या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या भैया वो होल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं। पंकज जी, मैं तो यहाँ पे ये सोच रहा हूँ इन शॉर्ट कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि नहीं चाहती कि आप और हम क्रिप्टो में ट्रेड करें या ना करें। बैन करना दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। सो माइट बी दे आर ट्राइंग कि कुछ ना कुछ इम्पोज करते रहें। पहले तो लोग मेरे ख्याल से 30% टैक्स में उलझे हुए थे। हम लोग कह रहे थे कि रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स की मुहिम चला रहे थे, अब रिमूव जीएसटी की चलानी पड़ेगी। तो क्या क्या करेगा? मतलब एक आप समझ लो 30% ये हो गया, 1% टीडीएस, जीएसटी सपोज करो 18% इनकेस अगर होता है, टोटल 49 रफली 50% समझो आपको टैक्स लग रहा है। उसके अलावा ट्रेडिंग हम करते हैं उसकी फीस अलग होती है। तो अलग अलग आप खर्चा करोगे तो मतलब आपके हाथ में तो कुछ आने वाला नहीं है।
ठीक है, आप भेलपुरी लोगे तो पता चला वो भेलपुरी कहीं और चले गए, आपको आपका से प्लेट रह गई, वो यही कंसर्न हाल हो जाएगा। यही कंसर्न है। मैं तो लोग निराश हो जाएंगे। और पंकज भाई यहाँ पे एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जब से ये टैक्स का चल रहा है तो जो ट्रैफिक है लोगों का वो भी बहुत कम हो चुका है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट अब थोड़ा सा हो रहा है, बोले यार इसमें तो टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आ रही है, तो अब कौन इस लफेड़े में फंसे, एक ये सिनेरियो बन गया है। तो हमको भी थोड़ा एनालिटिक्स वगैरह देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, तो पता चलता है कि यार लोग अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बहुत लोगों का जो व्यूज है सब कुछ कम हो गया यहाँ पे। ये तो है, ये तो है। मैं बस अब मैं दोबारा से आम आदमी की ही बात करूंगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं चीजें, लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है वो थोड़ी टेक्निकलिटी नहीं समझ पाएगा, या कोई जो है रिटायर्ड पर्सन है वो ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं समझ पाते ये टैक्सेशन को लेके भी। जब हम ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना कंफ्यूजन माहौल है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ सकें। मान लो मेरे पास में 10 लाख रुपए हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप दोनों के क्या क्या व्यूज हैं वो मुझे बताइएगा। 10 लाख रुपए मेरे पास हैं और मैंने एक साल के अंदर उसके अंदर से 20% कमाई की, यानी कि मैंने 2 लाख रुपए कमाए। अब 2 लाख पे अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूं, डायरेक्ट टैक्स 30% की, मेरी टीडीएस की और जीएसटी की, स्टेप बाय स्टेप राहुल भाई पहले आप बताओ क्या कैसे होगी कैलकुलेशन। अगर सब कुछ लगा देते हैं वो, तो मेरे हाथ में क्या बचेगा इन शॉर्ट? ठीक है जी, देखिए जैसे ही आपने 10 लाख का परचेज कॉस्ट है और 12 लाख रुपए की आपकी सेल वैल्यू है, ठीक है जी। अब 12 लाख का 1% यानी कि ये हो गया आपका 12,000। 12,000 रुपए का आपका एक्सचेंज टीडीएस काट देगा, ठीक है जी। आपके बैंक में जो पैसा आएगा वो 12 लाख माइनस 12,000, वो आएगा 11,88,000 रुपए आपके बैंक में। इसमें जो भी एक्सचेंज फीस है, मान लो 8,000 रुपए एक्सचेंज फीस है जो भी है आपकी, वो आपको 11,80,000 रुपए आपके बैंक में उसने रेमिट कर दिए। अब आपको इनकम टैक्स किस पे देना है? पहली बात तो ये, इनकम टैक्स आपको देना है 1180 माइनस 10 लाख, यानी कि 1,80,000 रुपए के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। 1,80,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आया, 1180 माइनस 10 लाख, 1,80,000 रुपए 30% टैक्स हुआ 54,000 रुपए, जिसमें से 12,000 रुपए आपका टीडीएस कट गया है, वो आपको रिबेट मिल जाएगा। 54,000 माइनस 12,000, आपको 42,000 रुपए और टैक्स जमा करना है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। ये क्लियर है पंकज जी आपको? तो यानी कि टीडीएस जो मेरी इनकम टैक्स होगा मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूं, या क्लेमेबल होता है वो? आपका कहने का मतलब? यस 100% इट इज। तो जो टैक्स वाला इशू है वो ज्यादा, टीडीएस वाला इशू ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप दोबारा से पॉइंट मेरा स्किप कर रहे हो। चलो पहले ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ही ले लेते हैं कि ये हो गया, और उसके बाद अगर जीएसटी लग जाए इसके ऊपर, तो मुझे हाथ में क्या बचेगा? देखिए, अब आपने जो 10 लाख रुपए के खरीदे हैं, पहली बात आपको खरीदते वक्त भी जीएसटी देना है। तो 10 लाख के ऊपर अगर आपने 18% दिया तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 11,80,000 रुपए। I can't stop laughing. तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही कुछ नहीं बचा। देखो, इवेंचुअली आपको ये मान के चलना है वो 18% अगर आपने दिया है तो 1180, और जब आप 12 लाख का सेल करोगे तो 12 लाख में इंक्लूडिंग टैक्स मानूं या एक्सक्लूडिंग टैक्स मानूं? मैं भाई जो एक्चुअल में हमारे हाथ में आएगा वो बताओ। आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता कि आएगा या हमारी जेब से आएगा। अब आप एग्जांपल समझिए, 11,80,000 रुपए का आपने खरीदा और 12 लाख का 18%, ये हो गया आपका 14,16,000 रुपए का आपने बेचा। मेरी हंसी नहीं रुक रही है जिया भाई। मैं पहले थोड़ा सा यार थोड़ा ब्रीदर चाहिए ये चीज के लिए, बिकॉज मेरे को ये चीज नहीं मतलब राहुल जी सही मतलब बता रहे कि एग्जैक्टली क्या हाथ में आना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े यार कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जो माता पच्ची कर रहे हैं सुबह से शाम तक, अप्रैल के बाद क्या आने वाली है कि नहीं आने वाली है, पता होना चाहिए। जी जी बताइए, कैलकुलेशन बताइए। मैं तो 1180 अगर जीएसटी लग गया तो 1180 का तो आपको परचेज प्राइस पड़ेगा, और सेल प्राइस आपका ऑटोमेटिकली 14,16,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 12 लाख में 18% जीएसटी भी जुड़ेगा। ठीक है जी, 14,16,000 में अब 1180 में आपने 1,80,000 रुपए गवर्नमेंट को पहले ही जीएसटी दे दिया। 12 लाख के ऊपर अगर मैं 18% जीएसटी लेता हूं, ये 2,16,000 रुपए जीएसटी बनता है। अब 2,16,000 रुपए का जीएसटी आपने जब सेल किया तब आपका देना बनता था, तो आप
सिर खुजलाने लग गए सर। मैंने जब खरीदा था तो मैंने 10 लाख के ऊपर 1,80,000 रुपए का जीएसटी दिया था, गवर्नमेंट उसका इनपुट देगी आपको। तो 2,16,000 में से गया 1,80,000 रुपए। आपको इतना जीएसटी इन कैश जमा कराना पड़ेगा 36,000 रुपए। इवेंचुअली अगर मोटा माटी में मान के चलूं, आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, 2 लाख के ऊपर 18% जीएसटी, 36,000 रुपए आपको देना है। मतलब 10 लाख रुपए मैंने लगाए या 11,80,000 रुपए मैंने लगाए, और तो 36,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे अगर मेरा 20% का प्रॉफिट होता है, ये कहना चाह रहे हो? और टैक्स भी तो देना पड़ेगा, 42,000 टैक्स भी बताया ना आपने कुछ। सर देखिए, 2,16,000 रुपए का जीएसटी बनता है मेरा। जब मैं 12 लाख का सेल करता हूँ उस पर 18% जीएसटी हुआ 2,16,000 रुपए। तो मैंने गवर्नमेंट को ये कहा, गवर्नमेंट जब मैं बेच रहा हूँ तब 2,16,000 रुपए मेरे को देने बनते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैंने खरीदा है तब भी तो मैंने 18% जीएसटी दिया था ना, 1,80,000 रुपए। तो गवर्नमेंट वो 2,16,000 में से माइनस कर देगी। इसके ऊपर मैंने एक, पंकज भाई, इसके ऊपर मैंने एक यानी कि 2,36,000 रुपए मुझे जीएसटी देना पड़ेगा बाय सेल की ट्रांजैक्शन एक करने पे। 2,16,000 रुपए का जीएसटी आपको देना बनता है, लेकिन आप खरीदते वक्त भी तो जीएसटी दे रहे हो ना, तो वो 1,80,000 रुपए आपका माइनस हो जाएगा। नेट में आपको 36,000 रुपए अपनी जेब से देना है। लेकिन आप उस आगे वाले बंदे के बारे में भी सोचो जिसने खरीदा है, उसको 12 लाख में नहीं पड़ रहा, उसको 14,16,000 रुपए में बिटकॉइन पड़ रहा है। नहीं, मैं तो ये, मेरे तो सर से बाउंसर गई है। और मैं नहीं समझा, मैं बाय करते समय हम जीएसटी पे कर रहे हैं और बाद में जब आ रहा था हम ये बता रहे कि पहले हमने ऑलरेडी पे किया है, दैट विल माइनस, जो बैलेंस बचता है वो आप पे कर रहे हो उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 10 लाख रुपए के ऊपर आपने ये जीएसटी लगाने के बाद में मेरे पास, मान लो मेरा 11,80,000 का पड़ा और मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, मुझे ये बता दो कि मुझे बचेगा क्या, या मेरी जेब से टैक्स जाने वाला है? मेरे को कोई प्रॉफिट भी है या मेरे को जेब से जाएगा? ये कैलकुलेशन बता दो आप। देखिए, जो सामने वाला खरीदने वाला होगा ना, वो आपको जीएसटी पूरा देगा। अच्छा, हाँ, मैंने 12 लाख रुपए का बिटकॉइन बेचना था, लेकिन मैंने कहा भाई 12 लाख का नहीं मिलेगा तेरे को मिलेगा ही 14,16,000 रुपए का। लेना है तो ले, वरना आगे जा। तो मैंने 14,16,000। यार ये तो कमाल की बात है। इंटरनेशनल रेट चल रहा है मान लो 10 लाख रुपए, तो कोई मेरे से 11 लाख जीएसटी लग रहा है ना, इस पे जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी ले रहे हो। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक बात समझ आई कि पंकज भाई हम जब प्रॉफिट में तो बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए मुझे हुआ लॉस। ओके, तो लॉस के सिनेरियो में फिर क्या रहेगा? मैं आपको बताता हूँ भाई। जब आपने खरीदा था तब 10 लाख के ऊपर 1,80,000 रुपए जीएसटी दिया था। मान लीजिए आपने 9 लाख का बेच दिया और 9 लाख के ऊपर 18% जीएसटी बना 9 लाख के ऊपर 18% जीएसटी बना 1,62,000 रुपए। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई तूने 1,80,000 रुपए पहले टैक्स दे रखा है, तूने पहले ही फालतू दिया हुआ है, रिफंड तो देंगे नहीं, रिफंड तो देंगे नहीं, लेकिन कभी दोबारा खरीदेगा बेचेगा, जब प्रॉफिट आएगा तो ये एडजस्ट कर लियो। सही बात है, क्रिप्टो वालों को रिफंड नहीं मिलेगा। तो आगे देखा जाएगा। नहीं, एक मिनट, क्रिप्टो वालों को नहीं, ये किसी को भी रिफंड नहीं मिलता। सपोज मैंने कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए का और बेच दिया 60 रुपए का, तो जीएसटी का जो मिसमैच का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे को रिफंड कभी भी नहीं मिलेगा। ये तो सेटल्ड पोजीशन है। हाँ, ओह, ये तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, जब हम ही इतना सोच रहे हैं या इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आम आदमी की आप समझिए क्या सिचुएशन होगी। जिया भाई, आप भी तो व्यूज लेते होंगे, क्योंकि आप सबको पता है हम सब क्रिप्टो करेंसी में कितने सालों से जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या फीडबैक आ रहा है इस चीज को लेके, जब इतनी कंफ्यूजन? फीडबैक तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा ना, वो अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाएगा भैया जीएसटी कितना दिया। राहुल भाई की बातें समझने के बाद में भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई इन्होंने क्या बात बोली है। मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। एक मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे बनाई हुई है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसको कैसे लेना होता है, क्या आउटपुट टैक्स क्रेडिट होता है। वो वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, पक्का। तो भाई क्या व्यू है इसके ऊपर आपका? देखिए, मैं तो ऑनेस्टली कहूँ कि मेरा व्यूज तो, मैं भी ऑफकोर्स कंफ्यूज हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मुझे सारी जानकारी है। मुझे भी दूसरे कुछ सीएज होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, उनकी कुछ मेल आती है, मैं सामने से ही पूछता हूँ। तो अभी तक तो हमारी बात चल रही थी कि टैक्स स्लैब को लेके चल रही थी, होगा नहीं होगा, टैक्स को लेके होगा। उसके बाद से टीडीएस का एक ऊपर पहाड़ गिर पड़ा, और उसके बाद से ये जीएसटी का। तो अब ये चीजें ना बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कंफ्यूजन वाली हो गई है। और मेरे ख्याल से आम बंदा जो है, ओके, जिसको थोड़ा सा अगर टैक्स की नॉलेज नहीं है या वो कॉमर्स साइड से नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज रहेगा कि इसको समझना कैसे करना नहीं करना है। तो ऑफकोर्स यार, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, ट्रेड करने में
लोग भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि यार मुझे कितना बड़ा ट्रेड करना है, नहीं करना है, अगर एक्सचेंज ने कुछ काट लिया या वहां पे कुछ फंड फंस गए क्या होगा। और मेरी बात करेंगे तो मेरी भी कह सकते हैं पिछले 3-4 हफ्तों से बहुत कम ट्रेड हो रही है, क्योंकि ट्रेड करते समय भी सोचना पड़ रहा है कि भाई ट्रेड करूं, अगर प्रॉफिट आया नुकसान कितना आएगा, कहीं एक्सचेंज में ऐसा हो गया या मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ तब क्या होगा, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि लूपहोल्स कह सकते हैं, पहले सोचते किसी को ट्रांसफर करने पे लगेगा कि एक्सचेंज पे लगेगा, विड्रॉल करने पे लगेगा, तो बहुत सारी चीजें, ये एक सिंगल चीज नहीं कि ये क्रिप्टो टैक्स के अंदर भी कह सकते हैं बहुत लेयर्स हैं, ये जो नॉर्मल बंदे के लिए समझना तो बहुत मुश्किल होगा। और नॉर्मली हम बहुत चर्चा भी करते हैं तो बाद में मैंने यार छोड़ ही दिया, मैंने बोला यार अब कुछ एक नया डिसीजन जब आएगा तब समझा जाएगा, अभी तो माइंड में ये है कि भाई 30% टैक्स हमें देना है, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये जो कहा है कि भाई हम आप बैन करें अनबैन करें वो अलग बात है, आपको टैक्स देना है। वो एफएम की जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनी तो थोड़ा अजीब सा मेरे को लगा, यार आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि हम तो टैक्स लेंगे भाई, ये बैन होगा नहीं होगा, रेगुलेट होगा नहीं होगा, हमको पता नहीं। बाद में वो कहते हैं कि वी आर ऑन बोर्ड, जो आरबीआई के जो चेयरमैन थे उनके साथ बैठ के कि हम इसके ऊपर कंसल्टेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और दूसरे दिन एक और जो आरबीआई की तरफ से पूरी एक लिस्ट आती है कि ऐसा है और वी आर इन फेवर ऑफ बैन। तो समझ नहीं आ रहा मतलब क्या करना चाहते हैं ये सब, एकदम बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया यार ये सबको। मतलब ये चीज के टैक्स को लेके पिछले 10-15 दिन से बड़ा ही कंफ्यूजन की, वही यही चीज तो हम क्लियर करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है हमारे व्यूअर्स के प्रति कि भैया उनको पता हो, कोई भी चीज कर रहे हैं वो बिल्कुल अवेयर रहें और आज से ही प्लानिंग करें। ये नहीं है कि आपको टैक्स 2023 में देना है तो आज नहीं सोचो दोस्तों, आज ही सोचना शुरू करो, उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से इसी चीज पे एक बार आऊंगा। अब एग्जाम्पल वही वाला लेते हैं, 10 लाख रुपए अगर मेरे पास हैं, चलो जीएसटी का भी मैटर क्लियर नहीं है और जैसे तक अभी सुनने में आ रहा है अगर इंडिविजुअली अगर ऐसे लगाने लगे ट्रांजैक्शन पे तो ये इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही रेयर होता है, या आप कह रहे हो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को छोड़ के हम सोचते हैं कि माइनिंग या जो अपना एक्सचेंजेस हैं उन पे लगाया जाएगा, नहीं तो हर इंडिविजुअल जीएसटी कहाँ देता फिरेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से या जैसा मुझे समझ में आ रहा है माइनिंग या आपके क्या आप कह सकते हो कि भैया जो लोग बार्टर पेमेंट पे कर रहे हैं तो उस पे कुछ कंसीडरेशन हो सकती है इस चीज की, अगर आप ट्रेड कर रहे हो शायद इस पे ना हो। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल और लेता हूं, मेरे एक दोस्त का केस था। उसने क्या किया, उसने किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दी, ठीक है, और उसको बार्टर में फॉरेन के बंदे ने डॉलर दे दिए, सॉरी डॉलर दे दिए, बिटकॉइन दे दिए, डॉलर यूएसडीटी दे दिया, $1000 दे दिया बिटकॉइन की फॉर्म में, ठीक है, बिटकॉइन की फॉर्म में बिटकॉइन दे दिए। देखिए ये बार्टर में आ गया। बार्टर का मतलब ये ना तो मैंने कुछ दिया ना मैंने कुछ लिया, लेकिन मैंने अपनी सर्विस देके पैसे में डीलिंग नहीं करी, मैंने गुड्स में डीलिंग करी। ये पहले हुआ करता था राजा महाराजाओं के टाइम पे कि भैया आपने चावल दिए और चना ले लिया, आपस में एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो ये बार्टर पहली बात तो सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इट इज अ सेल, इट इज अ सप्लाई, सेक्शन 7 की डेफिनेशन में। अब होगा क्या इस तरीके की सिचुएशन में, ऑल्दो इट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, बट देयर इज अ कंडीशन कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको डॉलर्स मिलने चाहिए। अब डॉलर्स आए नहीं तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसके ऊपर भी जीएसटी बनता है। अच्छा जी, तो यानी कि अगर आप पेमेंट बाहर से ले रहे हो या इंडिया में भी ले रहे हो तो वो भी जीएसटी के अंदर आ सकता है? नहीं, इंडिया में नहीं ले रहे, ये मैं बाहर की कंट्री वाला लेके चल रहा हूँ। बाहर की कंट्री सपोज हमने बाहर की कंट्री, हाँ बिल्कुल, बाहर की कंट्री की मैंडेटरी कंडीशन है, अगर आपने किसी को सर्विस दी है तो आपको कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज मिलना चाहिए, मतलब डॉलर्स में पेमेंट मिलनी चाहिए। राहुल भाई यहाँ पे मैं एक बात और समझना चाह रहा हूँ, बहुत है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस से ज्यादा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे लोग आज भी ट्रेड करते हैं, जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज हो गए बाइनेंस, हुआबी, तो ऐसे एक्सचेंजेस हैं। अब यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस तो जो है अपनी जो टैक्स जीएसटी भर देता है, जो भी उसकी कमीशन होती है, इंटरनेशनल एक्सचेंज तो भरता नहीं है, लेकिन लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो भैया वो उस पर टैक्स कैसे जाएगा? भरना पड़ेगा। ही इज अ नॉन रेजिडेंट, बाइनेंस इज अ नॉन रेजिडेंट, सपोज इट्स अ नॉन रेजिडेंट, इट्स प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया, वो इंडिया के बंदों को सर्विस दे रहा है, चाहे वो बाहर बैठ के ही क्यों ना दे रहा हो। तो इसमें हम भरेंगे, क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो बाइनेंस भरेगा। देखिए बाइनेंस तो कहीं और किसी कंट्री में रजिस्टर्ड है, वो तो कहेगा भैया आप करो ना करो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक यूजर नहीं है, इंडियन यूजर्स तो नहीं है उसके पास में, उसके पास में दुनिया के यूजर्स हैं। अब वो हर कंट्री में जा जाके तो टैक्स भरने से रहा, आप लॉजिक बिल्कुल ठीक है। अभी प्राइमा फेसी जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दी है इन्होंने, ऑल्दो इट्स नॉट अ रिटन लेटर, जब तक रिटन लेटर नहीं आएगी तब तक हम हमारे लिए सब अफवाह है।
तो जब एक तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अगर भरना पड़ेगा तो हो सकता है बाइनेंस यार एक्सचेंज यहाँ से जो है विड्रॉ कर ले। पॉसिबल है कि इंडियन यूजर को ट्रेड ना करने दे। देखिए बाइनेंस को फिर गवर्नमेंट ही बैन करेगी। बाइनेंस क्यों अपने आप को बैन करेगा? उसने तो अपनी ऐप बनाई हुई है, चाहे आप किसी भी कंट्री से ऑपरेट करो। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या अदर केस में ये हो सकता है कि भैया वो तो फॉरेन का एक्सचेंज है, फॉरेन कंपनी है, आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो, जो आपने ट्रांजैक्शन है ईमानदारी से बताओ और अपने हिसाब से टैक्स भरो उसके ऊपर। अब बिल्कुल वो यही बोल के गए हैं कि जो आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो अगर क्रिप्टो, तो आपको 18% जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है। आप अगर उनकी वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये बात बोल दी थी। तो यानी कि हम इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इस केस के अंदर। यस 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 यस। ओके, एक और बड़ा क्वेश्चन है और बड़ा चल रहा है ये चीज को लेके, ये तो जीएसटी को लेके अभी और बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतना पैनिक होना चाहिए। 18% अगर लग जाएगा तो आई थिंक इंडिया में तो फिर आप समझ लो क्रिप्टो इंडस्ट्री खत्म ही है, क्योंकि 18% प्रीमियम, 5% ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर। 18% और दे देंगे तो इंडियन बंदा जो है 20% प्रीमियम पे तो एक तरह से खरीदने वाला है नहीं। और मुझे लगता भी नहीं ऐसा कोई लोड है, साल में 20-25% कमाएगा और 15-20% अगर टैक्स ऐसी दे देगा तो कोई लॉजिक नहीं बनता। तो क्या गवर्नमेंट का, जिया भाई, क्या गवर्नमेंट का एक तरह से इनडायरेक्टली बैन करने का इरादा है इस चीज को? ऐसा लग रहा है अगर ये चीज हो। देखिए इनडायरेक्टली आप कहेंगे तो जो चीजें हो रही हैं तो वो तो एक यही दर्शा रही है कि भाई वी आर बैनिंग इनडायरेक्टली भी है, ठीक है। आप खुद ही ट्रेड करना। हाँ मतलब कि यार देखो, बैन तो देखो कोई कर नहीं सकता है। अगर आप जो आरबीआई का जो एक लास्ट पूरा आर्टिकल देखोगे उसके अंदर क्लियर कट लिखा है उन्होंने, हाँ, कि वी कैन नॉट बैन क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन कैन नॉट बी बैन करके, बट इट कुड बी रेगुलेटेड इन डिफरेंट वेज, इस तरह से उन्होंने मेंशन किया है। और अब ये इनका तरीका है, बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है कि एक वहां पे बैंक है, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें कि भाई बैंक है और उसके सामने ये क्रिप्टो है, अब क्रिप्टो के अंदर सब जा रहे हैं, बैंक के पास कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो भाई उसकी दुकान नहीं चल रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है, पैसा ही नहीं आ रहा है, सब चीज यहाँ से मिल रहा है मस्त में एकदम। तो आरबीआई ज्यादातर वो नेगेटिव बोल, मतलब अच्छी बात, बैंक है, बैंक आ गया, आरबीआई आ गया, अपना ये फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये गवर्नमेंट, ये एक पूरी साइकिल है, चेन है, वो उसको करके वो चीजों को करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट वही है कि भाई लोग इसके अंदर ट्रेड ना करें, सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे आओ, आप स्टॉक्स में करो, गवर्नमेंट बॉन्ड से, इन सब चीजों के अंदर करो ताकि हमारा पैसा है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आ रहा, बैंक के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, तो आगे लोन नहीं दे सकते, लोन नहीं देंगे, वहां से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नहीं, आपका कहने का क्या, बहुत सारी चीजें ये लोन नहीं दे सकते, ये कहीं और जा रहे हो आप, मुझे लग रहा है आप कहीं और जा रहे हो। ये तो देखो, जाने को हम कहेंगे तो बहुत कहीं चला जाएगा, अभी आपके सामने बहुत सारी चीजें, तो ये पूरी साइकिल है जी। गवर्नमेंट के लिए कंसिडरेशन क्या है, बिटकॉइन का जो केवाईसी है वो रफली अराउंड 10 करोड़ के करीब है, एंड जो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड का केवाईसी है वो 2 करोड़ के करीब है। सीरियसली? तो गवर्नमेंट के लिए ये यस 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 इट इज, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के लिए ये, यानी कि आपके हिसाब से आज की डेट के अंदर मतलब यूजर जो है क्रिप्टो करेंसी में इंडियन स्टॉक मार्केट से ज्यादा या म्यूचुअल फंड से ज्यादा है? यस 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 इट इज अ डाटा, मेरे पास आया था ये 10 करोड़ के करीब क्रिप्टो केवाईसी है, 2 करोड़ के करीब म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स केवाईसी। मुझे तो लगा स्टॉक वाले बहुत ज्यादा होंगे, ऐसे 2 करोड़ मुझे भी यही लगता था स्टॉक वाले ज्यादा होंगे, लेकिन अच्छा ये सबसे बड़ा कंसर्न है। हाँ, ये सबसे बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। मिला लिया जाए, इंटरनेशनल और इंडियन ट्रेड को मिला लिया जाए तो स्टॉक तो कहीं टिकती नहीं है, फिर तो स्टॉक मार्केट हमारी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी गले की फांस है, ना वो निगल सकते ना वो उगल सकते। अगर उन्होंने बैन किया तो इकोनॉमी का बहुत सारा पैसा हमारा वेस्ट हो जाएगा, वो ये भी नहीं चाहते, लेकिन वो इसको कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते, तो वो इसको धीरे धीरे करके थोड़ा सा ना मार्केट से साइडलाइन करने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इतने टैक्सेस लगाने की प्रपोजल डाली है। सेकेंडली, अगर उनको जीएसटी लगाना भी है तो ये तरीका ठीक नहीं है इस तरीके के इन्वेस्टमेंट पे जीएसटी लगाने का। इसके अंदर क्या होगा, 1% या 2% या 3% फ्लैट सेल पे जीएसटी वो बनता है, अगर वो लगाना चाहते हैं तो। लेकिन 18% लगा के इनपुट आउटपुट में अगर डालेंगे तो सब पागल हो जाएंगे। अच्छा, चलो इसी बात पे, ये तो चलो जीएसटी का है और जो क्लियर आएंगे, डेवलपमेंट होंगी, वो पता चली जाएगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि डायरेक्टली हर ट्रांजैक्शन पे यहाँ जीएसटी लगने वाला है। वो लगेगा तो आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन ये टीडीएस पे हर ट्रांजैक्शन पे 1% की, जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी,
अगर 1% हर ट्रांजैक्शन पे टीडीएस लगेगा, तो मान लो किसी ने बाय सेल कर दिया, 1 लाख रुपए किसी ने दिया, 10 लाख रुपए लगाया, किसी ने बाय सेल कर दिया और 25 बार, तो उसका 75,000 तो वैसे ही रह गया। अगर ये सच है, ये सच है, ये सच है। 75,000 रुपए तो वैसे रह गया। मतलब ये मुझे समझाओ थोड़ा सा और। देखिए मैं आपको बताता हूँ टीडीएस गवर्नमेंट क्यों काटती है। गवर्नमेंट इसलिए कटवाती है ताकि उनको ये पता चल जाए इस बंदे ने पूरे साल में कितनी ट्रांजैक्शन की है। अब आपने 1 ही लाख को 50 बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी 50 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई हमारे अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट ये चाहती है भाई मेरे को पता तो चले कि इसने कितने की ट्रांजैक्शन कर दी। मेरे पास एक क्वेरी आई थी जिसमें एक बंदे ने ये बोला था कि सर वो तो मैं 1 लाख रुपए मान लो मैंने ट्रेड में डाल दिए, तो फर्स्ट टाइम ही मेरा टीडीएस काट दो, उसके बाद मेरा टीडीएस काटो ही मत। मैंने कहा अच्छा भाई चलो एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ऐसा ही करेगी तो आप एक काम करोगे, 1 लाख का क्रिप्टो को जब आप 50 लाख का बेचोगे तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा आपने कितने का बेचा, अगर आपने एक्सचेंज में पैसा ऐड करते ही साथ टीडीएस काट दिया। गवर्नमेंट को तो यही आएगा ना इंटीमेशन कि इसने 1 लाख रुपए का क्रिप्टो खरीदा है और 1 लाख की ही वैल्यू है उसकी, और 50 लाख बार 50 बार ट्रेड नहीं किया, ये कहना चाह रहे हो? हाँ गवर्नमेंट को ट्रेडिंग चाहिए पूरी कि बंदा कितने रुपए की ट्रेड कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए या सिर्फ रेवेन्यू चाहिए? अगर रिकॉर्ड चाहिए तो 0.1 लगा दो ना, या 0.1 लगा दो। ये बात पॉइंट की है कि परसेंटेज ऑफ रेट जो है वो कम कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक है। ये उनके भी प्रपोजल में होगा मेरे हिसाब से, वो डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका रेट क्या हम कम कर सकते हैं कुछ, क्योंकि 1% इज टू हार्श। नहीं फिर तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा। यानी कि एक तरह से आप जीएसटी के अगर देखें तो वैसे ही कोई नहीं कर पाएगा। अगर जो टीडीएस को भी देखते हैं, अगर ट्रांजैक्शन पे अगर 1% लगने लगा तो बंदा तो ट्रेड भी नहीं कर पाएगा। फिर तो वो सोचेगा भैया मैंने ले लिया 1-2 साल के लिए, 10 साल के लिए देखूंगा, उसके बाद को भी जो है विड्रॉ करूंगा, सेल करूंगा तो टैक्स भर दूंगा। जिया भाई यही लग रहा है आपको? आपकी क्या? मेरे को तो बातें सुन के और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रही है मतलब और डर हो रहा है यार कि मतलब क्या करे। मैं तो ये सोचा था टीडीएस के ऊपर कि भाई ठीक है एक बार हमने लिया है तो एक बार टीडीएस कटेगा, और जब हम एक्सचेंज से निकालेंगे तो उस समय मतलब टीडीएस लगेगा, या मैं किसी और को जब सेंड कर रहा हूँ इन दैट केस, क्योंकि उनको ट्रैक करना ना कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो दूसरे बंदे के पास जब जा रहा है तो वो टीडीएस का लायबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब हर ट्रांजेक्शन के ऊपर ये हो रही है, तब तो थोड़ी सी और वो प्रॉब्लम है, चिंता वाली बात लगती है। हाँ यार मतलब सपोज करो मैं 10 ट्रेड डाल रहा हूँ सपोज करो दिन के। भाई प्रॉब्लम से ज्यादा क्या है, मेरे पास में 1 लाख रुपए है, अगर मैंने 25 बार उसको घुमा दिया तो 25,000 तो मेरा वैसे ही चला गया 1% के हिसाब से। वैसा चले गया आपका। और इनकेस अगर सपोज करो वो हमारा प्रॉफिट में भी नहीं है, लॉस में है, ठीक है, तब तो चलो एक वो रहता है कि चलो टीडीएस गया, वो कहीं ना कहीं से सेटिंग हो सकती है। लेकिन एक लॉस है, फिर आदमी मेंटली थोड़ा वो हो जाएगा कि यार मेरा वहां टीडीएस भी जा रहा है, ये मेरे को लॉस भी हो गया है, अब उतना कौन सोचेगा, चलो बंद करो है। तो राहुल भाई ये एक्चुअल में टेक्निकल यही होना चाहिए कि अगर भैया 25 बार ट्रांजैक्शन घुमाई तो 25,000 रुपए आपके उड़ गए, समझ लो। 100% सर ये तो यही होगा, लेकिन रेट खुद ही काट लेंगे ऑटोमेटिकली यार ट्रांजैक्शन पे। बिल्कुल 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 ट्रांजैक्शन पे उनको इतना बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी चीजें? सर बड़ा इजी है ये, अगर आपके वाले सिस्टम पे जाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। अच्छा हाँ आप समझिए मेरी बात को, फर्स्ट टाइम बायर कौन था, सेकंड टाइम बायर कौन था, थर्ड टाइम बायर कौन था, सेलर कौन था, अलग अलग सेलर के अलग अलग टीडीएस काटने बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स कट रहा है, काम ही खत्म हो गया। और ओके ये तो है। क्या स्टॉक मार्केट में भी ऐसे होता है? नहीं स्टॉक मार्केट में कोई टीडीएस है ही नहीं। तो भैया ये हमारे साथ क्यों भाई हमारे साथ क्यों? हमारे साथ इसलिए कि भाई ये क्रिप्टो है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, पता नहीं चलता है कहाँ जा रहा है। स्टॉक तो चलो पता है कि कंपनी का स्टॉक लिया है सेल किया है, और हम यहाँ 10 करोड़ है 2 करोड़ है तो ये भी एक मामला हो जाता है। बड़ा मुश्किल हो गया है। यानी कि बैन करने का ही तो ये इट्स काइंड ऑफ इनडायरेक्ट बैन ही समझ लो। अगर ऐसा ये देखिए एक सिंपल इन शॉर्ट ये है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आज खाना फ्री है, अब जितना चाहे बिरयानी खाओ, लेकिन पानी नहीं मिलेगा आपको, समझा? खाना पूरा फ्री है, खाते जाओ, पानी नहीं मिलेगा हमारे पास से। ये हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन बना दी है कि लोगों को करना भी है और लोग ये भी सोच रहे हैं भाई कर तो लिया, अब क्या होगा। तो आपका इंप्रेशन यही था कि भैया 1% टीडीएस जब भेजोगे वही है, या आपके किसी और से कंसल्ट किया, उनका यही कहना था? मैं तो देखिए एक दो से बात की थी। अभी देखिए इसमें सबकी थोड़ी राय ना आगे पीछे रहती है, सब अपने अपने हिसाब से थोड़ा सोचते हैं।
तो जो मेरा सोचना था, जो बाकी लोग से मैंने बात किया था, बस यही था कि जब हम सेंड कर रहे हैं एक्सचेंज से, जब बाहर निकल रहा है ओके पैसा, तब एक टीडीएस कटेगा। या मैं सपोज करूँ किसी और को सेंड कर रहा हूँ, XYZ वैलेट एड्रेस पे सेंड कर रहा हूँ, तो केवाईसी के थ्रू तो एक्सचेंज को पता होगा कि ये वैलेट एड्रेस किसका है, तो वहां जा रहा है, तो यहाँ पे ये एक ट्रैकिंग का काम कर रहा है। ओके, और मैंने चलो केवाईसी से वो मालूम पड़ गया कि भाई किसके पास जा रहा है। अब जिस बंदे के पास आया है, अब वो लायबल है टीडीएस के लिए। इस हिसाब से मैं सोचा था कि अब वो जो उसके हाथ में आ गया उसको, हमारे सोचने से नहीं होता ना, हमारे सोचने के हिसाब से तो टैक्स लैब होना चाहिए था और कुछ नहीं होना चाहिए था। तो टेक्निकली उन्होंने ये तो किया कि ये लोग अभी टैक्स लैब से हट गया है, ये लोग अब टीडीएस के बारे में सोचे, अब टीडीएस से भी उन लोगों को हटा दिया, अब ये लोग जीएसटी में फंसे रहे, जीएसटी में फंस जाए, सोचने का मौका नहीं मिल रहा है। सोचने का मैं कोई और टैक्स भी बचा है तो राहुल भाई बता दो यार, हम उसके लिए प्रिपेयर रहे। कोई और टैक्स भी हो सकता है इसमें, हेल्थ टैक्स भी है, सेस करके भी कुछ टैक्स और ऐड हो जाता है ना उसमें। पर वो इनकम टैक्स में बाय डिफॉल्ट है, वो सभी पे है। अच्छा अच्छा हाँ, वो 30 के ऊपर 4% ऊपर होता ही होता है। जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहा है ना, आप ना मेरे ख्याल से 34% समझ लो, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो गए अब तो, समझ गए। 34% टैक्स हो गया हमारा सब जोड़ जड़ के। देखिए, जब मैं सीए कर रहा था ना, तब हमें एक चीज समझ आई थी कि ना गवर्नमेंट पहले डराती है, फिर थोड़ी सी रिबेट दे देती है, तो होता क्या है ना, इम्पैक्ट कम पड़ता है। अगर आपने पहले इसको टैक्स लगाया तो 10%, फिर आप लगाते 20, फिर लगाते 30, तो ज्यादा हाई होती। क्या है ना, पहले लगाओ 30, देखेंगे मार्केट सेंटीमेंट्स देखते हैं, अभी पास थोड़ी किया है, अभी मार्केट सेंटीमेंट्स देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जीएसटी का गुब्बारा भी छोड़ दो, 18%, देखते हैं मार्केट क्या बोलती है। जब हम 1% लगाएंगे ना तो सारे खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी तो ये भी गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं ये, तो ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना तो अल्टीमेट हार्श है ये, तो इससे हार्श कुछ नहीं हो सकता। ओके, और 30% की तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि 30% जिसकी कमाई हो रही होगी, जो टैक्स स्लैब में आता होगा, वो तो 30% दे ही देगा। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं देखो जिसकी हाई इनकम है, पॉइंट यहाँ पे वैलिड जो है, जिसकी हाई इनकम है वो तो टैक्स स्लैब में है ही 30% हायर स्लैब के अंदर। यहाँ पे चोट जो कौन खा रहा है, स्मॉल और मीडियम क्लास इन्वेस्टर 30% को लेके, उनके लिए कहीं ना कहीं हार्ड नहीं हो गया ये? क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखें, जो बड़े लोग थे जो पैसा मोटा कमा रहे थे, वो तो वैसे भी दे ही रहे थे। बिल्कुल है स्मॉल एंड मीडियम। वही तो पंकज भाई, मतलब जो एक नॉर्मल ट्रेडर्स है, छोटे ट्रेडर्स हैं जो सब 10,000 या 1 लाख के अंदर के हैं, वो उनका तो और मनोबल टूट गया मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सोच रहे कि भाई इतना सारा सा ट्रांजेक्शन होगा, ये टैक्स वगैरह होगा, और ये तो चलो ये कर लिया हमने ट्रांजेक्शन, इसका लेखा पढ़ी कौन करेगा? आपको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास कि भाई मेरा ये हो गया, इसका बोलेगा ठीक है, पूरा उसकी कंप्यूटिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो एडिशनल एक एक्सपेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो 34%, फिर 18%, 1% और थोड़ा सा वहां का खर्चा आप 2-3% और जोड़ दो तो ये तो आपका 50-60% भी तो जोड़नी पड़ेगी ना ये भी तो, वो खर्चे तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो अब मैं दोबारा फाइनल होता, वीडियो काफी लंबी हो रही है, आई थिंक वाइंड अप, लेकिन फाइनली जिया भाई एक बार दोबारा से मैं राहुल भाई से यही पूछूंगा, 10 लाख रुपए अगर जीएसटी को छोड़ दें, 10 लाख रुपए मैंने लगाए, मेरे को 20 लाख 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 12 लाख हुए, तो फाइनल मुझे हाथ में कितना आएगा? ये टीडीएस को काट छोड़ के और टैक्स को काट के बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं, इसमें आप टीडीएस पकड़ लो, हिसाब से सोचे तो मैं तो माइनस में हूँ। 2 लाख आप टैक्स पकड़ो, टीडीएस और जीएसटी तीनों पकड़ लो इसमें। नहीं, जीएसटी तो पकड़ोगे तो फिर छोड़ दो, फिर जीएसटी फिर तो आपको जेब से, अरे नहीं यार, निकलने तो कितना हाथ में आता है, पहले यही बता दो टीडीएस, और अगर हम टीडीएस और सिर्फ इनकम टैक्स लेते हैं 30% का, 2 लाख पे कितना मेरे हाथ में बचता है ये बता दो। 2 लाख में हाथ में खरीदते हुए आपने 10 लाख दिए, बेचते हुए आपके पास 12 लाख आने थे, लेकिन 60,000, 2 लाख का 30% जो आपका प्रॉफिट है, 2 लाख का 30% गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, आपके पास नेट में आए 1,40,000। 1,40,000 और जीएसटी की 10 लाख क्लेमेबल होती है। हाँ, जीएसटी का इनपुट तो क्लेमेबल है आपकी टीडीएस। हाँ, टीडीएस तो क्लेमेबल है, वो तो आपका जो 1% कटेगा आपको 1,40 की गुंजाइश है मेरे पास में प्रॉफिट की। हाँ, 1,40 का आपको प्रॉफिट बचेगा। और जीएसटी पे मैं नहीं मानता बिल्कुल भी कि इस पे जीएसटी लगेगा, मुझे नहीं लगता। बड़ा मुश्किल है ना।
तो यही चीजें जिया भाई, फाइनल क्लोजिंग वर्ड्स की क्या लगता है, क्या आपको क्या सजेशन है यूजर्स के लिए, और क्या सजेशन है कि हमारी गवर्नमेंट को किस हिसाब से लेना चाहिए? यूजर्स को मैं यही बोलूंगा कि राइट नाउ ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन सब चीजों को माइंड में रख के ट्रेड करना सबसे पहली चीज तो ये। वैसे हम किसी को रोक नहीं सकते ट्रेड करना नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स का भी थोड़े नीचे होते हैं ऊपर होते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप इंडियन ट्रेडर्स हो, आप टैक्स पे करते हो, तो थोड़ी सी आपको माइंड के अंदर ये कैलकुलेशन करनी बनती है। और जैसे राहुल जी ने कहा है कि कैसे कैसे क्या क्या लगता है, कितना लगता है, तो वो भी कैलकुलेशन रखनी पड़ेगी आपको, ताकि आप रफली एक आइडिया निकाल सको कि आपके हाथ में नेट कितना आता है। फिर उसको किस हिसाब से अगर टैक्स करना पे करना पड़ा तो किस हिसाब से कंप्यूटिंग होंगे, और आपके खर्चे जो एक्सपेंस है उसको भी लगाना है। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि अगर हमारा लॉस होता है तो उसको कहीं पे हम सेट नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये, तो उसके पे भी थोड़ा फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें वेट करना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट और क्या नए अपडेट्स देती है, या यहाँ तक कि टैक्स को सीमित रखती है। अगर कुछ और नया लेके आती है तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके अंदर अगर कुछ और रिबेट मिलते हैं, राहुल जी ने कहा है कि अगर कुछ रिबेट जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट पहले स्टार्टिंग में कुछ बड़ा एक बम फोड़ती है, ठीक है, सेंटीमेंट पहचानने के लिए, उसके बाद कुछ ना कुछ रिबेट लाती है ताकि लोगों को लगे हाँ चलो ये अच्छा कर दिया, गवर्नमेंट अच्छा काम किया। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगेन आपको ये पूरा जो है ना, अब क्रिप्टो को सिर्फ चार्ट्स के ऊपर तक ये सीमित नहीं है, आपको चार्ट्स पे भी देखना है, आपको बाहर भी देखना है, गवर्नमेंट भी क्या बता रही है उसके ऊपर भी थोड़ा नजर डालना है। फंडामेंटली बहुत सारी चीजों पर फोकस करना पड़ेगा आपको, तो ही आप इसके अंदर फिर ट्रेड करो। अदरवाइज राइट नाउ चीजें बहुत कह सकते 50-50 चल रही मेरे हिसाब से। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिया भाई? एनी सजेशंस? गवर्नमेंट को तो मैं यही कहूंगा यार कि टैक्स जो है अगर रखना है तो जो स्टॉक मार्केट का टैक्स स्लैब है अपना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो है, मेरे ख्याल से 15% और 10% है वो है, और मैक्सिमम आपका 20% के आसपास कुछ जाता है, 30% जाता है। तो उस हिसाब से आप सेट करो तो लोगों को लगे कि हाँ यार चलो हम सेम एक ही थाली के अंदर हमको रखा गया है। ओके, और टीडीएस वगैरह हटा दो, ये सब तो अननेसेसरी चीजें हैं, और रेगुलेट कर तो यही कहा जाएगा। बात है। एंड व्हाट अबाउट राहुल भाई, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, टीडीएस तो गवर्नमेंट नहीं हटाएगी, ये तो आप भूल जाओ कि टीडीएस हटने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को ट्रैकिंग चाहिए। वो रेट टीडीएस का 0.10 हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम से कम कितना हो सकता है ये, मतलब टीडीएस में? 10 पैसे मैक्सिमम मिनिमम रेट है गवर्नमेंट का, जो काफी सारे सेक्शंस में है हमारे पास। ओके। और क्या यूजर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यूजर्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगा सर, देखो अब ट्रेडिंग 1 अप्रैल से बहुत ध्यान से करनी है। अभी तो जैसे भी है चला लो काम, मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है सच, लेकिन 1 अप्रैल से आपको ट्रेडिंग ध्यान में रखनी है। हमारा बजट 1 फरवरी को पास हुआ, प्रेजेंट हुआ है। इसको 75 डेज के अंदर गवर्नमेंट को पास करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो अपने 75 डेज से पहले पहले ये बजट पास होएगा, उस टाइम पे हम एक वीडियो जरूर लेके आएंगे। और मैं चाहूंगा कि एक हम इस तरीके की वीडियो बनाए कि क्या पास हुआ फाइनली, क्योंकि अभी तक तो बातें हो रही है कि प्रपोज्ड है। हाँ, अभी तो ये प्रपोज्ड है सब कुछ, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। तो बस यही है कि घबराए नहीं, चीजों को ऑब्जर्व करें। लेकिन हाँ, 1 अप्रैल से जो करोगे थोड़ा सा स्टेडीली करना जरूरी है, यही कहना है राहुल भाई का भी सजेशन यही है। बाकी हम तो हमेशा यही कहते हैं कि देखो एज अ गुड सिटीजन हमें टैक्स भरना भी चाहिए, बट टैक्स शुड बी रीजनेबल। सबका इशू यही है, जितने लोगों से मेरी बात हुई है सब यही बोलते हैं टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैक्स जो है रीजनेबल होना चाहिए, और ऐसा लगे कि हाँ यार गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है। और हम उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे भी जरूर विचार कर रही होगी, और ये सारे फीडबैक जाते भी होंगे। और हमें विश्वास है हमारी गवर्नमेंट पे कुछ ना कुछ अच्छा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए भी आने वाले टाइम के अंदर निकल के आ सकता है। तो थैंक यू जिया भाई, आपका भी, और राहुल भाई आपका भी, आपने इतना समय दिया और काफी कुछ देखने को मिला। जीएसटी को लेके अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन उसको धीरे धीरे दूर होएंगी। लेकिन हमें जो लगता है कि 18% अगर लगा दिया तो समझ लीजिएगा इट्स एंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री इन इंडिया। मुझे नहीं लगता कोई भी जीएसटी अगर ऐसा हार्ड लगा दिया जाएगा तो सरवाइव कर पाएगा या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा आने वाले टाइम में। थैंक यू आप सबका, आपने इतना जो है टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।